हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड मी। तो आपका स्वागत है यू एंड मी में। हम लोग पढ़ रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फर्क है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था वेरियस टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। आज हम बात करेंगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 2। तो अब जब हम ये चैप्टर पढ़ पाएंगे तो इसके बाद आपको पता लगेगा कि इस चैप्टर में नो द बेसिक assumptions of accounting, understand the basic accounting concepts, know the modifying principle of accounting। जब भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो उस टाइम हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। इसके पीछे रीजंस क्या हैं? इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यूज बनाएंगे तो हमें अगर कंपैरिजन करना हो अपने पिछले साल के अकाउंट्स के साथ तो हम आसानी से उसको कंपेयर कर पाएंगे। दूसरा, अगर हमारी कोई ब्रांच जो है वो सपोज करो एक इंडिया में है और दूसरी ब्रांच जो है वो हमारी फॉरेन कंट्री में है, तो उस केस में भी हमें कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह से एक ब्रांच के अकाउंट को दूसरे ब्रांच के अकाउंट के साथ कंपेयर करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ भी अगर अपने अकाउंट्स को अगर हमने कंपेयर करना हो वो तभी पॉसिबल है अगर सभी एक तरह से अपने अकाउंट्स जो हैं वो मेंटेन करेंगे। इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंट्स में हमें कुछ एजम्पशंस बताई गई हैं, हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, हमें कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रेम करते हैं। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कौन से कन्वेंशंस हैं, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं व्हाइल मेंटेनिंग आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो चलो शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो अकाउंटिंग है वो किसकी लैंग्वेज है, वो बिजनेस की लैंग्वेज है। ये क्या करती है, ये हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। अकाउंटिंग कम्युनिकेट द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये हमारे बिजनेस अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती है और उससे हमें रिजल्ट्स के बारे में पता लगता है कि एक्चुअली में जो भी हमने पूरे साल भर काम किया उसका रिजल्ट निकल के क्या है। विद अ व्यू टू मेक द अकाउंटिंग रिजल्ट्स अंडरस्टूड इन द सेम सेंस बाय ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज, सर्टेन अकाउंटिंग assumptions, concept and principle have been developed over a course of period। So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे basic assumptions। The basic assumptions of accounting are like the foundation pillar on which the accounting structure is based। The four basic assumptions are as follow। First is accounting entity assumption। एंटिटी assumptions का मतलब है बिजनेस इज ट्रीटेड एज यूनिटी और एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑनर, क्रेडिटर एंड अदर। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बिजनेस है वो ऑनर से क्या होगा, वो अपने ऑनर से क्या होगा, वो अपने ऑनर से डिफरेंट होगा। यानी जो हमारा बिजनेस है वो एक अलग से आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे जिस तरह से हमारे ह्यूमन बीइंग के हाथ और पैर होते हैं, इसी तरह से बिजनेस जो है वो क्या है, वो एक आर्टिफिशियल क्या माना जाएगा, पर्सन माना जाएगा। उस पर्सन को हम लोग, यानी जो भी मेरा बिजनेस है, सपोज अगर मैंने बिजनेस शुरू किया तो मैं और मेरा बिजनेस दोनों क्या है, अलग पर्सन है। तो मैं अगर अपने बिजनेस में कुछ भी डालती हूँ तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करूंगी और अगर मैं अपने बिजनेस से कुछ भी लेती हूँ तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करूंगी। तो इसका मतलब है अकाउंटिंग एंटिटी assumption। According to this assumption, business treated as a unity or entity apart from its owner, creditor and other। In other words, the proprietor of a business concern is always considered to be separate and distinct from the business which he control। यानी कि ऑनर और उसका बिजनेस दोनों क्या माने जाएंगे, अलग अलग माने जाएंगे। All the business transactions are recorded in the books of account from the point of view of the business। जब भी हम business transactions को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, बिजनेस वाला।
यानी हम किसको ट्रीट करके, हम बिजनेस को ट्रीट करके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि हमारे बिजनेस में कोई चीज आ गई है या फिर कोई चीज चली गई है। इवन द प्रोपराइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। जो प्रोपराइटर है, जो ऑनर है, वो क्या माना जाएगा, वो भी एक बिजनेस का क्रेडिटर माना जाएगा। So this is the first and most important concept of we can say assumption of business organization. Next is money measurement assumption. In accounting, only those business transaction and event which are of financial nature are recorded. तो यहाँ पर दूसरा assumption हमारा क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में ट्रांसफर हो सकती हैं। लाइक जिसके बदले में हमने पैसे दिए हों या जिसके बदले में हमने पैसे लिए हों। लाइक अगर आपने अपने सेल मैनेजर को गुड्स प्रोड्यूस करी हैं और उसमें बिजनेस से किसी तरह का कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने अपने बिजनेस मैनेजर को पैसे दिए हैं और उससे उसने हमारे से गुड्स परचेज करी हैं, फिर हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो क्या कर सकता है, उसको हम किस में ट्रांसफर कर सकते हैं, मनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सेल मैनेजर इज नॉट इन गुड टर्म्स विद प्रोडक्शन मैनेजर, द बिजनेस इज बाउंड टू सफर। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि मान लो कि किसी बिजनेस में सेल मैनेजर के, प्रोडक्शन मैनेजर के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, तो हमारा बिजनेस जो है वो सफर करने वाला है। लेकिन इन चीजों को हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये मनी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर हमारा बिजनेस, हमने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को थोड़ा सा मोटिवेट किया, तो मोटिवेट करने के साथ क्या हुआ, मोटिवेट करने के साथ उसकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो गई, हमारे बिजनेस को फायदा हो रहा है। लेकिन ये चीजें भी हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये किस फॉर्म में नहीं है, ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं है। तो हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे विच इज इन द क्वांटिटेटिव नेचर, जो क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है, जिसको हम मनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड assumption. The users of financial statement need periodical reports to know the operational result and the financial position of the business concerned. Hence, it has become necessary to close the account at a regular इंटरवल। तो जब भी हमारी अकाउंटिंग पीरियड assumption का मतलब क्या है कि हमने एक पर्टिकुलर पीरियड जो है वो डिफाइन कर लिया है, सब लोगों ने मिलके एक पीरियड डिफाइन कर लिया है कि हम इतने पीरियड के बाद अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करेंगे। तो वो जो पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। तो जनरली ये क्या है, 1 ईयर, 52 वीक्स और 365 डेज, जो भी आप सोचना चाहो, तो ये क्या है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। अब ये दो तरह का होता है, वन इज फाइनेंशियल ईयर एंड अनदर वन इज अकाउंटिंग ईयर। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो शुरू होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ये चलता है 31 जनवरी टू 31 दिसंबर। ज्यादातर हम लोग किसको फॉलो करते हैं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर को ही फॉलो करते हैं। सो नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, अगर मुझे पता हो कि मैं 1 साल के बाद अपना बिजनेस जो है वो बंद करने वाली हूँ, या मुझे पता हो कि 1 साल के बाद मुझे ये काम ही नहीं करना, तो मैं उसके इम्पैक्ट को जानने की कोशिश ही नहीं करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसको बंद कर देना है, चाहे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, चाहे मुझे ग्रोथ हो रही है, चाहे मुझे लॉसेस हो रही है। तो इसलिए हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा, हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो साल भर चलने वाली है, साल से ज्यादा चलने वाली है। देयर इज नाइदर द इंटेंशन नॉट द नेसेसिटी टू वाइंड अप द बिजनेस इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। हमारे माइंड में हमने ये सेट कर लिया है कि हम अपने बिजनेस को बहुत सालों तक चलाने वाले हैं। अगर हमें किसी चीज की एक्सपेक्टेशंस ना हो, हमें उसके जिंदा रहने की उम्मीद ना हो, तो हम उसके ऊपर फोकस भी बहुत कम करते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं पर होप नजर आती है, हमें ग्रोथ नजर आती है, तभी हम उसके ऊपर फोकस करते हैं कि इसको और कैसे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए ये माना जाता है कि हमारा बिजनेस कभी भी बंद होने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये तो थी हमारी 4 assumptions। फर्स्ट वन हमने डिस्कस करी
हमने डिस्कस करी अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, दूसरी हमने करी मनी मेजरमेंट असम्पशन, तीसरी हमने करी अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन और चौथी हमने करी गोइंग कंसर्न असम्पशन। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की। So these concepts guide how business transaction are reported। अब ये हमें बताता है, कॉन्सेप्ट्स हमें बताते हैं कि किस तरह से बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम रिपोर्ट करेंगे, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे ताकि लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। हमने जो भी रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन्स को, उसको रिकॉर्ड करने का एक ढंग है, तो वो जो ढंग है, वो जो रिपोर्ट हमने बनाई है, उससे बेनिफिट क्या होगा कि हम लोगों के साथ कंपेयर कर पाएंगे, हम अपनी इंफॉर्मेशन से जो भी हमने रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन से उससे कुछ रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहला है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके शॉर्ट नोट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूअल कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल इज द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये क्या है? ये कहता है कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, हर एक ट्रांजेक्शन को हम दो जगह पर रिकॉर्ड करेंगे। All business transaction recorded in accounts have two aspect, receiving benefit and giving benefit। तो जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स है उसको हम दो जगह रिकॉर्ड करेंगे, एक हम डेबिट करेंगे और दूसरा हम क्रेडिट करेंगे। हमेशा मिनिमम दो अकाउंट तो उसमें इफेक्ट होंगे ही होंगे। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, पहले क्या होता था कि मैंने सपोज करो सामान खरीद लिया, तो मैं इसको टी शेप में बना लेती थी, इधर लिख लिया मैंने अपना रिसिप्ट और इधर लिख लिया मैंने अपनी पेमेंट्स। तो मैं क्या कर रही हूँ, अगर मेरे पास कैश आया तो मैंने इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, अगर मैंने कोई पेमेंट दे दी तो उसको मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह से अगर मैंने कोई परचेज करा तो मैंने यहाँ पर परचेजेस को रिकॉर्ड कर लिया, और अगर यहाँ पर कोई सेल करा तो उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन कई बार लिखते लिखते हमारे से कोई क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, तो अगर हमने यहाँ पर कुछ भी गलत लिख दिया, यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड गलत कर दिया, तो हम इसको चेक नहीं कर पाते थे। दिस इज नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम, कि एक ही जगह पर हमने रिकॉर्ड करा, दूसरी जगह पर हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करा। तो इससे क्या होता था कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो हमारी चेक नहीं होती थी। लेकिन जब हम ड्यूअल एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, और जब हम एक ट्रांजेक्शन को दो जगह पर रिकॉर्ड करते हैं, तो इससे हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है, जो हमारी क्लरिकल मिस्टेक्स जो है वो पकड़ में आ जाती हैं, और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो हमें सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम, ये हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे कि ये क्या है, किसने बनाया, इसके क्या बेनिफिट्स है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ड्यूअल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन को हम दो जगह रिकॉर्ड करेंगे, एक जगह उसका रिसीविंग बेनिफिट होगा और दूसरी जगह उसका गिविंग बेनिफिट होगा। Next is revenue realization concept. According to this concept, revenue is considered as the income earned on the date when it is realized। इसके accordingly ये क्या कहता है कि जो इनकम हमें आई है, हम सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे। Unearned और unrealized revenue should not be taken into अकाउंट। जो हमने कमाया नहीं, जो हमें अभी मिला नहीं, हमारे हाथ में नहीं है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इज वाइटल फॉर डिटरमाइनिंग इनकम pertaining to an accounting period. It avoids the possibility of inflating income and profits। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लो आपने जो एक्सपेंडिचर्स थे वो आपने किसी को दिए नहीं। मान लो आपने सैलरी जो है, मैं 1 मिनट के लिए आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, सैलरी देनी है आपने किसी व्यक्ति की और वो 5,000 रुपए पर मंथ है। अब आपने क्या करा, आपने इस महीने उस व्यक्ति को ये 5,000 की सैलरी नहीं दी। हम अकाउंटिंग पीरियड की बात करके आए हैं कि एक साल के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, इनकम है, हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। अब ये इस साल का एक्सपेंडिचर था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो जब हम रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं, क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? क्योंकि ये क्या था, ये हमने दिया ही नहीं, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अब लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, ये हमारे इस साल का एक्सपेंडिचर है। अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हमने क्या किया, 5,000 रुपए जो है वो किसी व्यक्ति को देने थे, अभी दिए नहीं, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। तो इससे क्या होगा, मेरे इनकम और प्रॉफिट जो है वो बढ़े हुए नजर आएंगे। तो अगर हमें एक्चुअल में जो भी हमारे प्रॉफिट्स है, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स है, वो जिस साल से रिलेटेड हैं, हमें उस साल में उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ताकि हमें ट्रू पिक्चर पता लगे कि हमारी एक्चुअली में कितनी
रियलाइजेशन हुई है, हमें एक्चुअली में कितने इनकम हुए हैं, हमें एक्चुअली में कितने प्रॉफिट हुए हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर देम एंड दिस कॉस्ट इज एट द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट्स। तो ये कहता है कि हमने जिस प्राइस के ऊपर जो भी एसेट खरीदी है, हम सिर्फ उसी प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। उसकी प्राइस जो है वो मार्केट में कुछ भी हो। मान लो मैंने 2020 में कोई फर्नीचर परचेज किया विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000, तो आज भी अगर मैं 2023 में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही हूँ, तो आज भी मैं उस फर्नीचर को किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करूंगी? 50,000 पर। अब मुझे भी पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई है, लेकिन ये क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें अपनी एसेट्स जो है वो उसी प्राइस पर, उसी अमाउंट पर रिकॉर्ड करनी है जितने प्राइस पर हमने उसको क्या किया था? एक्वायर किया था। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पीस ऑफ लैंड इज परचेज फॉर ₹5 लाख एंड इट्स मार्केट वैल्यू इज 8 लाख, यानी हमने 5 लाख की कोई जमीन खरीदी थी, आज की डेट में उसकी 8 लाख की वैल्यू है। जब हम अपना फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो हम 8 लाख नहीं लिखेंगे, हम कितना लिखेंगे? 5 लाख लिखेंगे। Thus the balance sheet does not indicate the price at which the asset should be sold for. इसी तरह से हमने वो प्राइस नहीं दिखाना जिस पर ये आज की डेट में बेची जा सकती है। हमने कौन सा प्राइस दिखाना है? जिस प्राइस पर हमने उसको परचेज किया था। Next is matching concept. The matching concept says that the matching the revenue earned during an accounting period with the cost associated with the period at certain the result of the business concerned is called the matching concept. It is the basis for finding accurate profit for a period which can be safely distributed to the owner. अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने वाला है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हमने जो भी पैसे खर्च किए, मान लो आपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के ऊपर 5,000 रुपए खर्च किए, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। अब इस 5,000 को खर्च करने से आपको कितना बेनिफिट हुआ? अब अगर मेरी सेल जो है इस एडवर्टीजमेंट की वजह से 6,000 हो जाती है, 6,000 मतलब पहले वो थी 4,000, अब कितनी हो गई? 6,000 हो गई। तो अब क्या हो रहा है? मेरी 2,000 की सेल जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो मुझे क्या पता लगा कि अगर मैंने 5,000 का एक्सपेंडिचर किया तो मेरी सेल कितनी बढ़ गई? 2,000 रुपए बढ़ गई। तो यहाँ पर मुझे अपने गैप्स पता लगेंगे कि एक काम करने से मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप देखो, 5,000 रुपए खर्च कर दिए और प्रॉफिट कितने का हुआ? सिर्फ 2,000 का हुआ। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमें एडवर्टीजमेंट पर या तो अपने एक्सपेंडिचर कम कर देने चाहिए या एडवर्टीजमेंट का मोड बदल देना चाहिए, ताकि ये इंक्रीमेंट जो है वो हमारा क्या हो सके? ज्यादा हो सके। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो तो एक्चुअली में आपको ये पता लगता है कि आपके कहाँ पर एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हो रहे हैं, आपको कहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, आपको कहाँ पर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो दिस मैचिंग कॉन्सेप्ट सेज कि जो भी आपने कोई रेवेन्यू अर्न किया है उसके पीछे आपकी एक्चुअली में कॉस्ट कितनी लगी थी, ताकि आपको ये पता लग सके कि कहां पर हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द फुल एंड कंप्लीट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। बेस्ड ऑन दिस डिसीजन कैन बी टेकन बाय वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज टू इन्वॉल्व प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारे अकाउंट्स जो हैं वो हमें फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जो रिक्वायर्ड है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से हमें पता लगनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज ना हो जो हमारे डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट डालती हो और हमने रिकॉर्ड ना किया हो। Next is verifiable and objective evidence of a concept. This principle requires that each recorded business transaction in the books of account should have an adequate evidence to support it. ये कहता है कि मैंने अभी आपको बताया कि हम अपने बिजनेस ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, सभी एक्सपेंडिचर्स को, सभी अपने प्रॉफिट्स को, सभी अपनी सेल को, परचेज को, सबको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जो भी हमने ये रिकॉर्ड किया इसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? हमारे पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए।
एविडेंस का मतलब कि जब भी अगर हम चेक कर रहे हैं तो अगर हमने सेल किया है तो हमारे पास सेल की रिसीट होनी चाहिए, अगर हमने परचेज किया है तो हमारे पास परचेज की रिकॉर्ड होने चाहिए, अगर हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है उसको हमने कहीं लिखा हो, उसके लिए भी कोई पर्ची हमारे पास होनी चाहिए। तो जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीट फॉर पेमेंट मेड, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर ट्रांजेक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायस। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई बाहर से हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करने आता है तो वो भी देखे कि हमने कुछ भी झूठ नहीं लिखा है, जो हमारा बिजनेस है वो एक्चुअली में जैसा हमने किया है वैसा ही हमने रिकॉर्ड किया है। सो दिस इज द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस accounting. Next is modifying principle. To make the accounting information useful to various interested parties, the basic assumption and concept discussed earlier have been modified. These modifying principle are as under. अब हमने अभी ऊपर डिस्कस किए कुछ assumptions, हमने कुछ डिस्कस किए concepts, अब इसके बाद कुछ हमने प्रिंसिपल्स जो है उनको फॉलो किया ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है वो और ज्यादा यूजफुल हो सके। किनके लिए? ऑनर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। So first is cost benefit principle. This modifying principle state that the cost of applying a principle should not be more than the benefit derived from it. हमने भी मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि हमारे रेवेन्यू किससे मैच करने चाहिए? हमारी कॉस्ट के साथ मैच करने चाहिए। तो ये भी यही कह रहा है कि हमारे जो कॉस्ट हमने लगाई है वो हमारे रेवेन्यू से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इफ द कॉस्ट इज मोर देन द बेनिफिट द प्रिंसिपल शुड बी मॉडिफाइड। अगर हमारी कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू से ज्यादा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस प्रिंसिपल को मॉडिफाई कर देना चाहिए। Next is materiality principle. The materiality principle requires all relative information should be disclosed in the financial statement. Unimportant and immaterial information are either left out or merged out with other items. अभी हमने ऊपर फुल डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो फुल डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, लेकिन मटेरियल प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि हमने सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देनी है जो रेलिवेंट है, जो जरूरी है, जो हमारे डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, जो हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। ज्यादा जरूरी और अनइम्पॉर्टेंट चीजें जो हैं वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट बताने की जरूरत नहीं है। आप उसको या तो मर्ज आउट कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसको छोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो अब मैंने किसी व्यक्ति को 10 रुपए जो है वो चैरिटी के रूप में दे दिए, इसी तरह से 10 रुपए का मैंने कोई रिक्शा भाड़ा का किराया दे दिया, इसी तरह से कोई मेरी दुकान पर आया मैंने उसको चाय पिला दी। तो ये छोटे छोटे से एक्सपेंडिचर्स हैं। अब अगर मैं इनको अलग अलग रिकॉर्ड करना शुरू कर दूं तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक पेटी कैश का अकाउंट बना लेती हूँ और ये सभी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो उसके अंदर डाल देती हूँ। तो इस तरह से क्या हुआ, मेरी कोई ट्रांजेक्शन छुट्टी भी नहीं और इसको अलग अलग से रिकॉर्ड भी नहीं किया, इनको इकट्ठा करके मैंने यहाँ पर लिख दिया डेली एक्सपेंडिचर कितने के? 30 रुपए के। तो ये इस तरह से आप ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जरूरी है, जो हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, वो सभी की सभी इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज consistency principle. The aim of consistency principle is to preserve the comparability of financial statement. The rule, practice, concept, principle used in accounting should be continuously observed and applied year after year. तो ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि जो कॉन्सेप्ट्स, जो assumptions, जो प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं वो हमें अगले साल भी सेम उसी तरह से फॉलो अप करते रहने चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारे अकाउंट्स जो हैं हम पिछले साल से अगले साल को कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम हर साल अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने प्रिंसिपल्स, अपनी assumptions चेंज करते रहेंगे, मॉडिफाई करते रहेंगे, तो हमारे अकाउंट्स आपस में कंपेरेबल नहीं हो सकते। सो comparison of financial statement of the business among different accounting period can be significant and meaningful only when consistent practice were followed in certain term. For them, depreciation of assets can be provided different method. अब ये क्या कहता है कि जो हमारी
एसेट्स है उनको डेप्रिशिएट करने का, उनको मतलब कि उनकी जो रिड्यूसिंग वैल्यू होती है उनको रिकॉर्ड करने का डिफरेंट मेथड है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ही मेथड को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं है कि एक साल हमने एक मेथड को फॉलो किया, दूसरे साल हमने दूसरे को, तीसरे साल हमने तीसरे को। तो इससे क्या होगा, हमारा कंपैरिजन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट वी शुड बी फॉलो ईच रूल्स रेगुलेशन फॉर ईयर एंड ईयर, जब तक कि हमारी बहुत ज्यादा नेसेसिटी ना हो जाए। वो जो है वो प्रिंसिपल, वो एजम्पशन, वो कॉन्सेप्ट हमें आउटडेटेड ना बनाता हो, तब तक हमें सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो अप करते रहने चाहिए। लास्ट वन इज कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट मिलता ही मिलता है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट लीव ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। ये कहता है कि हमें फ्यूचर में होने वाले जितने भी लॉसेस हैं उनके लिए तो हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन अगर हमारे फ्यूचर में हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। द इसेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज एंटिसिपेशन नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। अब ये हमें क्या कहता है, इस प्रिंसिपल का बेनिफिट क्या है, इस प्रिंसिपल का बेनिफिट ये है कि ये हमें फ्यूचर के किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए प्रिपेयर करता है। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारी जो एसेट्स है उसको हमने किसके ऊपर रिकॉर्ड करना है, हमने उसको अपनी बुक वैल्यू के ऊपर, हिस्टोरिक वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करना है। अब मान लो आपकी कोई एसेट जो है, आपने लैंड खरीदी थी 5 लाख की, आज उसकी मार्केट में वैल्यू जो है वो 10 लाख की है। तो हमने उसके प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट जो हो रहा है 5 लाख का, इसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन अगर आपकी जो एसेट है, मान लो वो एसेट जो है आपने कोई, आपके पास रिजर्व्स पड़े हैं, तो आप क्या कर रहे हो, अपने प्रॉफिट का 10% हिस्सा जो है वो प्रॉफिट्स में से इस रिजर्व में ट्रांसफर करे जा रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैंने अपने प्रॉफिट को तो कंसीडर करा नहीं, लेकिन मैंने अपने जब प्रॉफिट है उसमें से 10% हिस्सा जो है वो रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो बेनिफिट कहां पर होगा, अगर फ्यूचर में मुझे किसी तरह का कोई लॉस हो गया, मान लो कोई अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई दुर्घटना हो गई है, तो उसके लिए मेरे पास क्या होगा, अपने पास एक फंड जुड़ा होगा। तो मैं अपने बिजनेस के लिए कुशन प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी इमरजेंसीज आ जाती हैं तो उस इमरजेंसी के लिए मेरा बिजनेस जो है वो क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस पर्टिकुलर principle. So these all are the concepts, assumptions, principles, and we can say for following the, for preparing the बिजनेस ट्रांजेक्शन और रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो हमने कौन कौन सी एजम्पशंस को डिस्कस किया, अकाउंटिंग एंटिटी को, मनी मेजरमेंट को, अकाउंटिंग पीरियड को, गोइंग कंसर्न को। कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए, ड्यूल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रियलाइजेशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट जिसको हम बुक कॉस्ट भी बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, वेरीफेबल एंड ऑब्जेक्टिवल एविडेंस, यानी हमारे पास प्रूफ होने चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी एंड प्रूडेंस। तो ये सारे assumptions, concepts and principles जो है हम फॉलो करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने के लिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।